हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जिस टॉपिक पर रन कर रहे थे वो ज्योग्राफी का टॉपिक था और खास करके मानचित्र द्वारा भूगोल में हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो भी भाग थे उसके बारे में चर्चा कर लिया था। आज जो हमारा पोर्शन है उस पर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने अफ्रीका महाद्वीप का आपके सामने एक आउटलाइन मैप बना रखा है, लगभग अफ्रीका महाद्वीप जैसा आपको दिख रहा होगा। इसका दक्षिणी हिस्सा भी पूरा कंप्लीट नहीं है, उसके पीछे कारण है, बोर्ड है थोड़ा। अफ्रीका महाद्वीप काफी बड़ा है, काफी ज्यादा देश है, तो इसलिए उसे अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे केवल उत्तरी पोर्शन को बना रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर का क्षेत्र आता है। लगभग दक्षिण पूर्वी हिस्से में या मध्य पूर्वी हिस्से में हिंद महासागर का क्षेत्र आएगा। पश्चिमी हिस्से में अगर बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्र आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ दक्षिणी हिस्से में, जिस पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे, दक्षिणी महासागर का हिस्सा आएगा। तो तीन महासागरों से घिरा हो गया ये, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और अटलांटिक महासागर से। इसके बाद अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ जाएं तो कौन सा महाद्वीप पड़ेगा? तो आपका यूरोप महाद्वीप पड़ेगा। यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आपका यूरोप महाद्वीप है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर पूरब की बात करते हैं तो एकदम उत्तर पूरब में आएंगे तो एशिया महाद्वीप है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप दो अन्य महाद्वीपों से जुड़ता भी है, जिसमें एशिया और यूरोप दो महाद्वीप आते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं तो अफ्रीका और यूरोप के मध्य में एक सागर है जिसे हम भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। यानी अगर हम भूमध्य सागर की चर्चा करें, भूमध्य सागर के क्षेत्र की चर्चा करें तो भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है। अगर आप मैप देख रहे हैं तो मैप में देख सकते हैं, नहीं तो इसे ड्रॉ जरूर करिएगा, निश्चित रूप से आप इसे बनाइएगा जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित सागर भूमध्य सागर है। जस्ट इसके बाद अफ्रीका और एशिया के मध्य में कौन सा सागर है? तो रेड सी या लाल सागर है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर लाल सागर की स्थिति की बात किया जाए तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहीं पर लाल सागर के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी भी अफ्रीका के इस हिस्से से और एशिया के मध्य में है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी। अब प्रश्न उठता है कि लाल सागर का नाम लाल क्यों पड़ा हुआ है? तो इसका पानी लाल नहीं है, बल्कि इसमें पाई जाने वाली एक शैवाल है जो लगभग भूरे और लाल कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ग्रीन रेड एल्गी है, जिस कारण से अगर कहा जाए तो दूर से देखने के कारण इसका पानी लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल सागर की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका और एशिया के मध्य में स्थित सागर कौन सा हो गया? लाल सागर हो गया। इसके बाद आते हैं भूमध्य सागर का क्षेत्र है, ये यूरोप का हिस्सा है। यूरोप में अगर यहाँ देखेंगे तो स्पेन, पुर्तगाल वगैरह का क्षेत्र आता है। साथ में अगर बात करें तो ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका में कौन कौन से देश आएंगे यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस रीजन में है मोरक्को। मोरक्को के बाद आएंगे तो यहाँ पर अल्जीरिया, यहाँ पर छोटा सा देश है तुनिशिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया। इसके बाद आएंगे तो लीबिया। लीबिया के बाद आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, मिस्र हो गया। तो अब भूमध्य सागर पर स्थित देश कौन कौन से हो गए अफ्रीका के? तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया और मिस्र। मिस्र को ही इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा।
यह देश हुए जो भूमध्य सागर पर स्थित है। मिस्र के आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर सूडान, सूडान के बाद यहाँ पर अगर देखें तो छोटा सा देश है इरिट्रिया, कौन सा देश है? इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद यहाँ पर आइएगा तो छोटा सा देश है जिबूती। नाम अंदर की तरफ लिख रहा हूं लेकिन है ये किनारे पर, ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि जिबूती। जिबूती के बाद यहाँ पर आइएगा तो यह जो देश है जो ऐसे फैला हुआ है सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया। सोमालिया के बाद अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो यह है इथियोपिया। जो महत्वपूर्ण देश है केवल आपको उन्हें ही जानना है, सारे देशों को बिल्कुल भी नहीं जानना है। साथ में आप याद रखिएगा कि अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है तो हमारे दिमाग में आ सकता है क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है इसलिए एशिया में होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व में सबसे अधिक देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, क्योंकि यह दूसरा नंबर पर क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है जहां पर देशों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। लगभग ऐसा माना जाता है वर्तमान में गिनती के आधार पर कि 54 यानी 54 देश यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर हम किनारे किनारे जाएं तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, मिस्र या इजिप्ट, सूडान, इसके बाद इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, अंदर की तरफ इथियोपिया, ये देश हो गए। अब भूमध्य सागर पर स्थित देशों की संख्या तो 5 हो गई अफ्रीका के। लाल सागर पर स्थित देशों की संख्या तो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया हो गई। अब जिबूती जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य में स्थित है और जहां पर यह स्थित है उसे कहा जाता है बाब अल मंदेब की खाड़ी। बाब अल मंदेब क्या कहा जाता है? बाब अल मंदेब की खाड़ी। तो यहां पर अगर हम चर्चा करते हैं तो जिबूती जो है वो बाब अल मंदेब की खाड़ी पर स्थित है। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य में कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो बाब अल मंदेब की खाड़ी स्थित है, जो आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से, ठीक है। तो एक बार आप इस चित्र को ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद जो मैंने बताया उसे बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बना लिया। अब अगर बात किया जाए तो ये एशिया का रीजन है जो मैंने बताया, ये पूरा यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप की अगर बात किया जाए तो इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। अब सिनाई पेनिनसुला की बात किया जाए या सिनाई प्रायद्वीप की बात किया जाए तो ये मिस्र का ही है, यानी यह मिस्र का ही भू क्षेत्र है, मिस्र का ही अधिकार है। लेकिन अगर बात किया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में यह इसका हिस्सा नहीं आता, यह एशिया से जुड़ता है। यानी सिनाई प्रायद्वीप को हम एशिया का हिस्सा मानते हैं। यह बिल्कुल आपको याद रखना है कि अगर हम सिनाई प्रायद्वीप की बात करें तो सिनाई प्रायद्वीप है तो मिस्र का, लेकिन यह एशिया में आता है। तो इसका मतलब मिस्र का इधर का मुख्य भूभाग तो अफ्रीका में है, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप एशिया में है। और इसी सिनाई प्रायद्वीप को कट करके यानी यहाँ पर रास्ता बना करके एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर। विश्व प्रसिद्ध नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो यह ध्यान रखना है आपको कि स्वेज नहर किस प्रायद्वीप से संबंधित है? सिनाई प्रायद्वीप से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? तो मिस्र से संबंधित है। यानी इसकी जो आमदनी होती है वह मिस्र देश को मिलती है। साथ में अगर बात किया जाए तो यह 2 सागरों को जोड़ने का काम करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर। यानी इसके उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में लाल सागर। तो 2 सागरों के मध्य हो गई लाल सागर और
भूमध्य सागर। बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर से अगर हमें भूमध्य सागर में जाना है तो ये रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते से जाएंगे तो इस रास्ते को हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम देते हैं इसको? जिब्राल्टर जल संधि नाम देते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि जिब्राल्टर जल संधि से ही होकर के अटलांटिक महासागर से हम भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं। तो जब भूमध्य सागर में यहां से प्रवेश करते हैं तो इसे प्रवेश द्वार कहा जाएगा, कुंजी कहा जाएगा, चाबी कहा जाएगा। तो इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। कुंजी का मतलब होता है चाबी और की ताले में लगने वाला, तो ये एक रास्ता हो गया, इसलिए इसे कुंजी या की के रूप में जाना जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। यहाँ पर जिब्राल्टर एक छोटा सा स्थान है, उसी के नाम पर इसे रखा गया है, जो आपके ब्रिटेन का एक क्षेत्र है यहाँ पर मौजूद। तो जिब्राल्टर जल संधि जरूर याद रखिएगा, जिसका संबंध भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से है, जो प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया के क्षेत्रों में एक पर्वत है जो महत्वपूर्ण पर्वत है, जिसे हम एटलस माउंटेन कहते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूं नाम, जिससे आपको दिखाई दे। यहाँ पर अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसे हम एटलस के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? एटलस पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, यह वलित पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जो यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया के क्षेत्रों में फैली हुई है। साथ के साथ इसको याद रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट टॉबकल है। माउंट टॉबकल की अगर बात किया जाए तो वह एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, माउंट टॉबकल। तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट टॉबकल। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में अफ्रीका के इस पूरे उत्तरी हिस्से की अगर बात किया जाए तो एक बड़े क्षेत्र में एक मरुस्थल फैला हुआ है, जिसे आप कहते हैं सहारा। तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ मरुस्थल कौन सा हुआ? रेगिस्तान कौन सा हुआ? सहारा। अब अगर सहारा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो है, लेकिन कैसा रेगिस्तान है? शुष्क मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है, यह भी आपको ध्यान रखना, गर्म या शुष्क मरुस्थल है। अदरवाइज नहीं तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका, जो बर्फ का बना हुआ है। यानी अंटार्कटिका की बात किया जाए तो अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन वो आइस डेजर्ट है, बर्फ का रेगिस्तान है। लेकिन अगर हम ड्राई या शुष्क रेगिस्तान की बात करें तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका के पूरे उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। लगभग अगर देखा जाए तो उत्तरी हिस्से में यहाँ के सारे देशों में फैला हुआ है, जो आपको जानना है। इसी मरुस्थल में अगर बात किया जाए तो हागर और तिब्बती नाम के पठारी और पर्वतीय भाग भी हैं। हागर, तिब्बती, ये सब क्या है? पठारी और पर्वतीय भाग है, जो यहाँ पर मौजूद है सहारा में। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक देश है चाड, और चाड देश में ही एक झील है जिसका नाम है चाड झील। और यह चाड झील खारे पानी की झील है, जो यहाँ पर मौजूद है। छोटी सी झील है, जिसे आपको याद रखना है कि चाड झील कहाँ है, तो आपके यहाँ पर मौजूद है। साथ के साथ आपका अगर बात किया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरी तरीके से
लगातार कटता जा रहा है, यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण वो उसका भू क्षेत्र एकदम टुकड़े में खंडित होता चला जा रहा है, यानी वह कटता चला जा रहा है मुख्य भूमि क्षेत्र से। तो आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि यह कट करके एक नए महाद्वीप की रचना कर सकता है अलग होकर के। और अगर बात किया जाए तो यह जो दरार पड़ती जा रही है, रिफ्ट बनती जा रही है, तो इस दरार घाटी पर ही ऐसा माना जाता है कि लाल सागर का भी जन्म हुआ है। तो विश्व का एक ऐसा सागर है लाल सागर जो दरार घाटी पर जन्म हुआ है जिसका। तो इससे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का कौन सा सागर है जो दरार घाटी पर स्थित है, तो वह लाल सागर है जो दरार घाटी पर स्थित है। साथ में अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जो दरार उत्तर से दक्षिण की तरफ किनारे किनारे फैली हुई है, इसमें कई झीलों का निर्माण हुआ है, क्योंकि दरार पड़ जाने से बीच में जो जगह बन गई और गड्ढा बन गया लंबा चौड़ा, उसमें पानी भर गया और पानी जल के भराव से वह झील निर्मित हो गई। तो कई प्रकार की झीलें निर्मित हो चुकी हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, छोटी सी क्लास है, आप इसे 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, आप लोगों का कमेंट कम आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट वगैरह आता है, आप लोग प्रोत्साहन करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, उससे हमारी भी ऊर्जा बनी रहती है साथ के साथ कार्य करने के लिए। और अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो कंटिन्यू आप सारी वीडियोस देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। अगर पीछे के वीडियोस आपने नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, तो लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक।